भरे मंडप दुल्हन बनी बेटी ज्योति ने गले से जयमाला निकालकर फेंकते हुए कहा, मैं ये शादी नहीं करूंगी। इतना सुनते ही मंडप में बैठे लोगों के बीच कोहराम मच गया। आखिर ऐसी क्या बात हुई जो दुल्हन ने अचानक ही शादी से इनकार कर दिया। सब एक दूसरे को देख रहे थे। वहां बैठे लोगों के बीच आपस में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। तभी ज्योति ने उसी मंडप में उसके दूसरी तरफ बैठी अपनी बड़ी बहन मोनिका से कहा, दीदी उठो, अब तुम मजबूर नहीं मजबूत हो, क्योंकि तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ है और हम दोनों एक साथ आज ये घर और मंडप दोनों छोड़ेंगे। जब हमारे माता पिता अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमारे साथ गलत कर सकते हैं, तो हम उनके गलत काम के लिए उनका विरोध क्यों नहीं कर सकते। मोनिका एकटक अपनी बहन को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। ज्योति ने अपना हाथ मोनिका की तरफ बढ़ाया तो मोनिका ने भी उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और मजबूती से ज्योति के साथ खड़ी हो गई, जिसे देखकर ज्योति और मोनिका के माता पिता गुस्से से आग बबूला हो गए। दूसरी तरफ ज्योति का दूल्हा बना हुआ निकेतन उसकी बात सुनते ही गुस्से में आग बबूला हो गया। वो तुरंत मंडप से खड़ा हो गया और ज्योति की बांह पकड़कर उससे चिल्लाते हुए कहा, दो टके की लड़की, तेरी इतनी औकात कि तू सबके सामने मेरा अपमान करेगी। तू ये क्यों नहीं कहती कि किसी और से तेरा चक्कर चल रहा है? मुझसे ज्यादा पैसे वाला मिला तो मुझे छोड़कर उसे अपनाने चली है। वरना तूने ये रिश्ता तब क्यों नहीं तोड़ा जब इंगेजमेंट हो रही थी? इंगेजमेंट के बाद 6 महीने का इंतजार क्यों किया? ज्योति निकेतन की गुस्से भरी आवाज सुनकर ठहाके भरी आवाज में हंसने लगी, जिसे देखकर गुस्से से घूरती आंखों से देखते निकेतन के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसकी पकड़ ढीली हो गई, लेकिन तभी उसकी नज़र मंडप में मौजूद लोगों पर गई जो उन लोगों को देख रहे थे। निकेतन ने दोबारा ज्योति के बाजुओं को तेज पकड़कर दबाते हुए कहा, हंसना बंद करो, वरना यहीं सबके सामने ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि तुम्हारे मुंह से जबड़ा बाहर आ जाएगा और मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ना तुम ना तुम्हारे ये दो कौड़ी के माँ बाप। ज्योति ने भी अब पलटकर वार किया। उसने भी गुस्से से घूरते हुए निकेतन की आंखों में आंखें डालकर कहा, मिस्टर निकेतन, तुम्हें यहाँ से जेल तक ले जाने के लिए मैं अकेली ही काफ़ी हूँ। मुझे अबला या कमज़ोर लड़की समझने की भूल मत करना। कहो तो तुम्हारे रायगढ़ वाले घर की बात बता दूँ, या धोखाधड़ी और अटेम्प्ट टू रेप के केस में वापस जेल जाने का इरादा है? क्यों इतनी मुश्किल से मिले अपने जेल से बेल को रद्द करना चाहते हो? निकेतन की पलकें चारों दिशा में घूमने लगी। मन ही मन घबराया हुआ वो ये सोचने लगा कि ज्योति को ये सब पता कैसे चला, किसने उसे ये सब बताया। सारी बातें सोचकर उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। तब ज्योति ने कहा, मिस्टर निकेतन, मेरा हाथ छोड़कर अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को पोंछ लो, वरना लोगों की बातों का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा जब इस शहर के नामी बिजनेसमैन का अतीत दुनिया के सामने आएगा। निकेतन ने ज्योति का हाथ छोड़ दिया। तभी ज्योति के पापा प्रदीप जी ने कहा, ये सब क्या नाटक लगा रखा है तुम दोनों ने? थोड़ी भी शर्म लाज बची है कि नहीं? आखिर हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई जो तुम लोगों ने ऐसी हरकत की, हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा? बेटे तो माँ बाप की इज्जत बढ़ाती हैं, तुमने तो हमारी बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ज्योति की माँ नीलिमा जी ने गुस्से में कहा, अरे थोड़ा तो लिहाज किया होता। मना ही करना था तो पहले बता देती। खुद की शादी तो तोड़ी ही, साथ ही में अपनी बहन के भी घर को तोड़ दिया। अब कौन करेगा तुम दोनों से शादी? नीलिमा, तुम चिंता मत करो, अब हम भरे समाज के बीच में इन दोनों से अपना रिश्ता खत्म करते हैं। ये दोनों आज से और अभी से हमारे लिए मर चुकी हैं। तुम दोनों अभी इसी वक्त इस घर से निकल जाओ। ज्योति और मोनिका चुपचाप अपने माँ पापा की बातों को खड़ी होकर सुनती रही। दूर खड़ा उनका भाई भाव शून्य बना आराम से कुर्सी पर बैठा सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ज्योति ने मोनिका का हाथ कसकर पकड़ा और घर से निकलने के लिए आगे बढ़ गई। आगे बढ़कर उसने आखिरी बार अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहा, लेकिन दोनों ही लोगों ने अपने पैरों को पीछे कर लिया। ज्योति ने खड़े होकर अपने पापा से कहा, पापा, आपको बहुत अच्छे से पता है गलत कौन है, लेकिन आज जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगी, काश आपने हम दोनों को जन्म ना ही दिया होता। आपको अपने इस कर्म का भुगतान करना होगा। जिस दिन आपके साथ भी अपने ही घर में बुरा बर्ताव और भेदभाव होगा, उस दिन आप दोनों को समझ आएगा। लेकिन ईश्वर करे मेरे दुश्मन को भी आप जैसे माँ पापा मिले। कहकर ज्योति और मोनिका ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और घर से निकल गई। दुल्हन के जोड़ों में सड़क पर चलती दोनों बहनों को सड़क पर आने जाने वाला हर इंसान पलटकर देखे जा रहा था। मोनिका और ज्योति दोनों की आंखें नम थी। मोनिका, जो अब तक चुपचाप थी, उसके मन में अनगिनत सवालों की लहरें हिलोरे मार रही थी। कहने को मोनिका ज्योति की बड़ी बहन थी, लेकिन आज जो कदम ज्योति ने छोटी बहन होकर मोनिका के लिए उठाया था,
वो अपने आप में मिसाल था, वरना आज उसकी शादी उससे 20 साल बड़े आदमी से उसके अपने ही माँ बाप करा देते। अपने आंसुओं को छिपाए ज्योति मजबूती से मोनिका का हाथ पकड़कर आगे बढ़े जा रही थी। कुछ दूर सड़क पर जाने के बाद ज्योति ने एक ऑटो रोका। आधी रात दुल्हन की पोशाक में दोनों को देखकर ऑटो वाले ने कहा, क्या हुआ बिटिया, कहाँ जाना है? ज्योति ने कहा, भैया बस यहीं पास के मोर्टाज होटल एंड रिजॉर्ट, 200 रुपये होंगे। ठीक है, बैठिए। ऑटो वाले ने होटल के पास ऑटो रोक दी। ज्योति ने पैसे दिए और वहां से होटल के अंदर आ गई। होटल के रिसेप्शन पर खड़ी लेडी से ज्योति ने रूम की चाबी मांगी। चाबी लेकर ज्योति सीधा कमरा नंबर 501 में पहुंची। मोनिका ने देखा वहां कमरे में पहले से 4 सूटकेस पड़े हुए थे। उसने ज्योति की तरफ देखा और सूटकेस की तरफ निगाहों से इशारा करके पूछा, ये किसका है? ज्योति ने कहा, दीदी इसमें हमारे कपड़े हैं, कपड़े बदल लो, क्योंकि इन कपड़ों में हम और कहीं गए तो लोग हमें और घूर घूर कर देखने लगेंगे और भागी हुई दुल्हन की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देंगे। फिर हम मंडप से फरार दुल्हन बहने नाम से वायरल हो जाएंगे। इतना सुनते मोनिका ज्योति के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे दीदी, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो गई। अब रोना बंद करो, मुझे तो भूख भी बहुत जोरों की लगी है, बोलो क्या खाओगी? तब तक मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ। ज्योति अपने दर्द को छुपाकर मोनिका को हंसाने की कोशिश में जुट गई। मोनिका ने अपने आंसू पोंछे और कपड़े चेंज करने बाथरूम में चली गई। इधर ज्योति अकेले में सोफे पर बैठ अपना मुंह दुपट्टे से दबाकर सब कुछ सोचकर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये अन्याय उनके खुद के माता पिता ने किया है। जाने कैसी विदाई हुई, माँ बाप से ना पराई हुई, तोड़ रिश्ता माँ बाप से, उनसे ही रुसवाई हुई। जन्म देने का फर्ज क्यों हमें बेचकर चुकाना चाहा? अच्छा होता कोख में ही मार दिया होता, ये दर्द ना होता, ना ये जगह हंसाई होती। तभी ज्योति को मोनिका के आने की आहट हुई। उसने फटाफट अपने आंसू पोंछ लिए और खुद कपड़े बदलने चली गई। बाथरूम के आईने में खुद को दुल्हन के रूप में देखकर ज्योति सोचने लगी, आखिर बेटी होना क्या गुनाह है? जो उन दोनों बहनों को बेटी होने की सजा उनके अपने ही माँ बाप ने दी। अपने दर्द को लहंगे में लपेटकर आज ज्योति ने रख दिया और खुद से उसने वादा किया कि आज के बाद वो कभी नहीं रोएगी, ना कभी कमजोर पड़ेगी। वो दुनिया में एक मिसाल कायम करेगी जिससे कोई भी बेटियों को कमजोर समझने की भूल न करे। ज्योति और मोनिका कमरे में चुपचाप बैठी थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। मोनिका के मन में अनगिनत सवाल अब उफान पर थे। उसने पास जाकर ज्योति को गले लगाकर कहा, मुझे माफ कर दे ज्योति। ये क्या कह रही है दीदी? आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, मेरी वजह से आपकी शादी टूटी, आपको इतना कुछ सहना पड़ा। नहीं ज्योति, तेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट सिर्फ शादी ही नहीं, बल्कि आज तक कभी कुछ भी नहीं टूटा। ना तू कभी मेरे दुख या परेशानी का कारण रही। मैं तो बेकार में ही तुझे अपना दुश्मन समझ बैठी थी। दूसरों की गलतियों की सजा तुझे दी, परेशानी किसी और कारण से थी। मैंने हमेशा कारण तुझे समझा। तेरा रूप रंग से सुंदर होना और गोरा होना तेरी गलती नहीं, ना ही मेरा काला रंग और छोटा कद मेरी कमी है। गलती तो दूसरों की थी, कमी तो देखने वालों की आंखों और नीयत में थी। तो तू वजह कैसे हुई? निकेतन की नीयत ही गंदी थी। एंगेजमेंट वाले दिन उसने तुझे देखकर मुझसे रिश्ता तोड़ लिया। तो अगर ना भी होती तो उस सुंदरता के पुजारी को क्या पता शादी के बाद किसी और सुंदर लड़की को देखता और मुझे उसके लिए छोड़ देता या तलाक दे देता। तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तुझे समझने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तू आज उम्र में मुझसे छोटी होकर भी बड़ी हो गई और मैं बड़ी होकर भी छोटी। लेकिन एक बात बता, तुझे जब निकेतन से शादी नहीं करनी थी तो तूने एंगेजमेंट वाले दिन हाँ क्यों कही और उसके साथ इंगेजमेंट क्यों की? क्योंकि दी उस दिन मैं मजबूर थी। निकेतन ने तो मुझे देखकर पसंद कर लिया, लेकिन मेरे मन में क्या चलने लगा उसके बाद ये किसी ने नहीं जानना चाहा। मैं अपनी इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की परीक्षा देकर खुशी खुशी तुम्हारे इंगेजमेंट में शामिल होने लौटी ही थी। माँ पापा मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े थे, अपने किए गए एहसानों की लिस्ट लेकर और माता पिता होने की दुहाई लेकर। मैं कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही माँ ने सबसे जाकर हाँ कह दी और तुमने अपनी एंगेजमेंट का लहंगा उतार कर मुझे दे दिया, जो मुझे बिल्कुल भी सही फैसला नहीं लगा था। मेरे सामने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए निकेतन खड़ा था, जो अपनी नीच हरकत पर विजय पाकर मुस्कुरा रहा था। उस समय मैंने ये निश्चय किया कि मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। मैं इसे भरे मंडप में मना करूंगी शादी करने से। तब इसको पता चलेगा कि जब कोई आपकी ऐसे सबके सामने छोड़कर किसी और को पसंद करता है तो क्या होता है, कैसा महसूस होता है। मैं भी उसके चेहरे पर वो दर्द, गुस्सा और मायूसी सब देखना चाहती थी। तो पागल की तरह कुछ भी फैसला लेने को तैयार हो गई।
बिना उसका नफा नुकसान सोचे भरे मंडप में शादी से मना करना इतना आसान तो नहीं था। ये बातें तो तुझे अच्छे से पता थी, वो भी निकेतन जैसे लड़के को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर भगवान ना करे तुझे कुछ हो जाता तो क्या होता दीदी? यही ना कि वो अपने पैसे के बल पर मुझे जान से मरवा देता, इससे ज्यादा क्या होता? ऐसे आदमी के साथ घुट घुट कर डर डर कर जीने से अच्छा मर जाना है। मुझे तो खुद से ज्यादा आपके लिए बुरा लगता था। निकेतन के शादी से मना करने के बाद पापा ने आपकी शादी आपसे 20 साल बूढ़े 2 बच्चों के बाप से तय कर दी, ये कहते हुए कि तुम्हें इससे अच्छा कोई और मिल भी नहीं सकता, और आपने कोई विद्रोह नहीं किया। तो क्या करती ज्योति, तू ही बता। मैं ना तेरी तरह पढ़ने में तेज थी, ना मेरी शक्ल सूरत ही बहुत सुंदर थी। मेरा पढ़ाई में कमजोर होने के साथ साथ रंग रूप सांवला और छोटा कद भी तो समस्या थी। बचपन से मैं इन सब बातों के ताने सुनते आ रही थी। फिर निकेतन के पहले हाँ और आखिरी ना ने मेरे मन मस्तिष्क में और जहर घोल दिया। मैं खुद से ही नफरत करने लगी थी। मैं मन ही मन खुद जल रही थी और बदले में उस आग की आंच में बिना कसूर तुझे भी जला देना चाहती थी, ये जानते हुए कि इन सब में तेरा कोई कसूर नहीं है। जिस बहन से मैं बचपन से इतनी नफरत करती थी, आज उसने मेरे जीवन को बर्बाद होने से बचा लिया। तभी अचानक कमरे की बेल बजी। मोनिका और ज्योति दोनों दरवाजे की तरफ आश्चर्य से देखने लगी। कमरे के बाहर से वेटर ने आवाज दी, मैडम रूम सर्विस। ज्योति ने दरवाजा खोला, देखा तो सामने वेटर उनका ऑर्डर किया हुआ खाना लेकर खड़ा था। ज्योति ने खाना लेकर दरवाजा बंद किया और अंदर लेकर आ गई। टेबल पर खाने को रखते हुए ज्योति ने कहा, दीदी चलो पहले खाना खाते हैं। मोनिका ने खाना खाते हुए कहा, ज्योति अब आगे क्या, हम कहाँ जाएंगे? दीदी ये बताओ कि पनीर की सब्जी कैसी लगी? तू बात को मत टाल, बता कुछ सोचा है कब तक हम यहाँ रहेंगे? बस 2 घंटे और फिर हम इस शहर और होटल से बहुत दूर चले जाएंगे। क्या? लेकिन कहाँ? अनजान शहर में हम रहेंगे कहाँ? हमारी सुरक्षा, क्योंकि तू तो जानती है आज लोग कैसे होते हैं, उन्हें अकेली लड़की बस मौका ही नजर आती है। ओ दीदी कितना सोचती हो। हम एक कहाँ, हम तो दो हैं, और आपको तो पता ही है एक और एक 11 होता है। घड़ी की तरफ देखते हुए ज्योति ने कहा, दीदी जल्दी करो, हमें 1 घंटे में निकलना होगा स्टेशन के लिए, वरना हमारी ट्रेन छूट जाएगी। ज्योति और मोनिका ने खाना खाने के बाद अपना अपना सामान लिया और स्टेशन के लिए निकल गई। स्टेशन पर पहुंचते मोनिका ने कहा, अब पूरी बात ना सही इतना तो बता दे हम कहाँ जा रहे हैं। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लगने का अनाउंसमेंट होने लगा, जिसे सुनकर ज्योति ने कहा, दीदी हमारी ट्रेन आ गई। मुंबई? मोनिका ने आश्चर्यचकित होकर राधिका से कहा, हाँ दी मुंबई। ट्रेन को एकटक देखती ज्योति ने सामान उठाया और ट्रेन की तरफ बढ़ गई। पीछे पीछे मोनिका भी दोनों ट्रॉलियों को खींचते हुए चलने लगी। ज्योति को अपनी मंजिल नजर आ रही थी, लेकिन मोनिका को मुंबई के नाम से ही डर लगने लगा, क्योंकि उसके लिए वो अनजान शहर था। न तो पहले वो कभी वहां गई थी, न ही उसके परिचय का कोई उस शहर में रहता था। ट्रेन तेज रफ्तार में चल रही थी। ट्रेन में खुद को सेट कर चुकी ज्योति से मोनिका ने कहा, क्या करेंगे हम मुंबई में? कहाँ रहेंगे? क्या काम करेंगे? मैंने तो सुना है यहाँ लोग अपने रिश्तेदारों, माँ बाप और सगे संबंधियों को अपने साथ नहीं रखते। ऐसे में हम बिना किसी पहचान के वहाँ कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? चाय 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 ले लो। चाय दूँ दीदी? चाय वाले की आवाज़ सुनकर खिड़की की तरफ देखती ज्योति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ छोटू 2 चाय दे दो। चाय वाले को पैसे देने के बाद ज्योति ने कहा, दीदी चाय अच्छी है ना? तू पहले मेरी बात का जवाब दे, बात टाल मत। किस बात का जवाब दूँ दीदी? यही कि हम मुंबई में कैसे रहेंगे? दीदी जब हमारे शहर हमारे घर में हमारा कोई नहीं था, माँ बाप होते हुए भी हम सिर्फ उनके लिए एक बोझ की तरह थे, तो अनजान शहर में कोई नहीं भी हुआ तो क्या फिक्र करना, हम दोनों तो हैं ना एक दूसरे के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? हमारे सिर पर ना तो कोई छत है ना कोई काम। दीदी छत ना सही जमीन तो है, और जब तक कोई काम नहीं मिलता तब तक हम सड़क पर रह लेंगे। लेकिन अब हम सम्मान की जिंदगी जिएंगे, ना किसी पर बोझ बनकर रहेंगे, न अपमान सहकर। बस आप अपना साथ और विश्वास मुझ पर हमेशा बनाए रखना। आपसे वादा है मेरा, अब आपका कभी कोई अपमान नहीं होगा। अब आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों के हर रंग भरना और हमेशा खुश रहना। बस मोनिका का हाथ पकड़कर ज्योति ने कहा। मोनिका ने ज्योति का हाथ कसकर पकड़ा और पलक झपकाते हुए हाँ में उत्तर दिया। ट्रेन सवेरे सवेरे मुंबई पहुंच चुकी थी। ट्रेन से ज्योति और मोनिका उतरी और खुले आसमान के नीचे हाथ पकड़कर आसमान की तरफ हाथ फैलाए दोनों अपनी आज़ादी को महसूस कर रही थी। ज्योति ने कहा, दीदी आओ पहले चाय पीते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। ज्योति और मोनिका प्लेटफॉर्म पर खड़ी चाय पी रही थी। तभी ज्योति के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा, जिसे देखते मोनिका ने आश्चर्य से कहा, तुम यहाँ?
ज्योति ने अवाक नजरों से एक बार मोनिका की तरफ देखा और पीछे पलट कर देखा तो कार्तिक खड़ा था। कार्तिक, तुम? हाँ मैं। क्यों, और कोई भी आने वाला है क्या? नहीं तो। वही तो, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ तुम्हारे पहचान का मेरे सिवाय और कोई नहीं रहता। आई एम राइट। लेकिन लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ आ रहे हैं? उसी से जिसने तुम्हें यहाँ भेजा। क्या? यस। ज्योति के हाथ से उसकी चाय लेकर चुस्की लेते हुए कार्तिक ने कहा। मोनिका एक बार ज्योति को देख रही थी, दूसरी तरफ कार्तिक को। कार्तिक ज्योति के बचपन का दोस्त था। ज्योति के स्कूल से कॉलेज तक उसकी जिंदगी में हर सुख दुख में उसके साथ साय की तरह खड़ा रहता था। दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हें काफी समय बाद देखा तो इसलिए। कोई बात नहीं, अब आप सब मेरे साथ चलो। कहाँ? ज्योति ने कहा। घर? और कहाँ? लेकिन मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। तो कहाँ जाओगी? ये पिक्चर वाली मुंबई नहीं मेरी जान, ये असली वाली मुंबई तुम देख रही हो। और वैसे भी तेरे कबीरा ने मुझे कनाडा से फ़ोन करके कहा है मैं तुम दोनों का ख्याल रखूं। कबीरा नहीं, कबीर नाम है उसका। अब तो तू उसका अच्छे से नाम लिया कर, क्या फ़र्क पड़ता है कबीर हो या कबीरा। मेरे लिए तो वो कल भी कबीरा था और आज भी है और कल भी रहेगा। तू अपना देख ले। लेकिन कबीर ने तुझे क्यों फ़ोन किया? क्योंकि तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ज्योति ने फ़ोन निकाल कर देखा तो सच में उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। अब चले या यहीं प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े सारे सवाल करने हैं? और सब एक साथ चलने के लिए आगे बढ़ गए। कार्तिक अपने साथ ज्योति और मोनिका को एक फ्लैट में लेकर आया और ज्योति के हाथ में चाबी देते हुए कहा, अब मैं चलता हूँ, मेरा यहीं सामने फ्लैट है, कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है, अच्छा चलता हूँ, बाय। कहते हुए कार्तिक बाहर जाने लगा। तभी ज्योति ने पीछे से कहा, कार्तिक थैंक यू। कार्तिक ने हल्की सी मुस्कान देते हुए पलकों को झपकाया और कोई बात नहीं का इशारा करते हुए वहां से चला गया। मोनिका कार्तिक और ज्योति को बस देखे जा रही थी। कार्तिक के जाते ही मोनिका ने ज्योति से कहा, ज्योति तू अभी भी? कहकर मोनिका रुक गई। जवाब में ज्योति ने कहा, हाँ दी, मैं अभी भी कार्तिक से बात करती हूँ क्योंकि वो मेरा बचपन से ही सबसे अच्छा दोस्त था और है और रहेगा भी। लेकिन मैंने मुंबई में रहने के लिए इससे कोई मदद नहीं मांगी थी। लेकिन भगवान की मर्जी का हो या कुदरत का करिश्मा, आज भी इस अनजान शहर में वही हमारे काम आया। लेकिन मुझे तो लगा था कि पापा से मार खाने के बाद उसने तुझे और तूने उससे बात करना बंद कर दिया था। उसके मम्मी पापा को भी कितनी बातें सुनाई थी पापा ने। क्या उनको तुम दोनों का आज भी बात करना पसंद है? कुछ दिनों तक तो वो भी नाराज रहे, लेकिन फिर कार्तिक ने उन्हें मना लिया था। इसलिए अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें भी हमारे बारे में सब कुछ पता है। ओके। कपड़े बदलकर तैयार होने के बाद ज्योति और मोनिका जमीन पर लगे गद्दे पर बैठे, अपने पुराने बीते दिनों को याद करते हुए एवं आने वाले कल में क्या कैसे करना है के बारे में एक दूसरे से बात कर रही थी कि तभी डोरबेल बजने की आवाज आई। मोनिका ने उठकर दरवाजा खोला, देखा तो सामने कार्तिक की मम्मी और कार्तिक हाथ में कुछ लिए खड़े थे। अंदर से ज्योति ने आवाज दी, क्या हुआ दी, कौन आया है? कुछ नहीं, वो मैं आया हूँ। कार्तिक ने बाहर से ही अंदर आते आते आवाज देते हुए कहा। कार्तिक के हाथ में नाश्ते का टिफिन था। उसने टिफिन नीचे जमीन पर रखते हुए कहा, गर्मा गर्म आलू के पराठे और चाय नाश्ता, वो भी माँ ने अपने हाथों से बनाया है। ज्योति बोली, नमस्ते आंटी। अरे तुमने आंटी को क्यों परेशान किया? हम बाहर से कुछ मंगा लेते खाने के लिए। क्यों बेटा, आंटी के हाथ का खाना पसंद नहीं आएगा? ऐसी बात नहीं है आंटी। तो फिर चलो आओ सब साथ मिलकर खाते हैं। अगले दिन ज्योति अपने ऑफिस गई जहां उसे नौकरी मिली थी। घर पर मोनिका अकेली थी। पूरा दिन मोनिका अकेली रहती। एक दिन कार्तिक घर पर आया तो मोनिका अकेली थी। कार्तिक ने कहा, दी ज्योति नहीं है क्या? नहीं, लेकिन आज तो संडे है, उसकी छुट्टी होती है ना। हाँ, लेकिन आज उसकी कोई मीटिंग थी तो उसे जाना पड़ा। अच्छा तो मैं भी चलता हूँ। क्यों? बैठो, आज मुझसे ही बात कर लो। औपचारिक बातचीत होने के बाद मोनिका ने कहा, कार्तिक एक बात पूछूं? हाँ दी पूछिए ना। अच्छा सच सच बताना, क्या सच में तुम्हारे दिल में ज्योति के लिए कोई फीलिंग्स नहीं? कार्तिक मुस्कुराया और अपने दोनों हाथों को उठाकर रगड़ते हुए कहा, फीलिंग्स तो हैं दी, लेकिन फीलिंग्स वैसी ही हैं जैसे एक सच्चे दोस्त की दूसरे दोस्त के लिए होती हैं। बस मैं उसको कभी किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता, चाहे दुनिया, लोग या हमारे परिवार मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसके सुख में रहूं या ना रहूं, लेकिन उसके दुख में मैं हमेशा उसके साथ, उससे भी आगे खड़ा रहूंगा। मोनिका कार्तिक और ज्योति की दोस्ती देखकर हैरान थी और मन ही मन खुश थी। धीरे धीरे एक महीना बीत गया। ज्योति ने मोनिका को फैशन डिजाइनर के कोर्स में दाखिला करा दिया। साथ ही मोनिका पेंटिंग्स भी करती थी। सुख दुख एक दूसरे के साथ काटते काटते दोनों बहनें
धीरे धीरे ही सही आज पूरे 16 सालों बाद अपनी अपनी जिंदगी में सेट हो चुकी थी। मोनिका मुंबई में एक जाना माना नाम और पहचान हो चुकी थी। आज उसकी खुद की फैशन इंडस्ट्री थी। अब लोग उसके रंग रूप को नहीं, उसके गुण को देखकर उसकी तारीफ करते थे। आज उसके पास बंगला, गाड़ी, पैसा और एक अच्छा परिवार सब मौजूद था। उसको दो जुड़वा बेटियां थी। आज बेटियों का जन्मदिन मनाने से पहले वो उन्हें मंदिर दर्शन कराने ले गई थी। तभी उसकी 3 वर्षीय छोटी बेटी ने सड़क पर भीख मांगते एक व्यक्ति को देखकर पहली बार कहा, नाना, मम्मा सी नाना। मोनिका ने उसे अपनी गोद में उठाकर कहा, नो बेटा, यस मम्मा। अचानक मोनिका की नजर उस आदमी पर गई तो उसे चेहरा जाना पहचाना लगा, लेकिन उस आदमी ने उसे देखते ही अपना चेहरा अपने कंबल से छिपा लिया, जिसे देखकर मोनिका ने उससे बोलना उचित नहीं समझा और जाकर कार में बैठ गई। गाड़ी बैक करने के लिए उसने ड्राइवर को कहा और अपनी गाड़ी को वहां खड़ा कराकर पलटी तो उसने उस आदमी को वापस देखा। ना जाने क्यों, ना चाहते हुए भी उसका मन आज उधर ही जा रहा था। कार में बैठते समय अचानक उसकी नज़र उस पर पड़ी तो उसने देखा वहां बगल में एक औरत आकर बैठी जो उसकी माँ थी। उसे समझते देर न लगी, वो भाग कर गई और कंबल हटाया तो देखा वो सच में उसके पापा थे, जो उससे नजर नहीं मिलाना चाहते थे। अपने माँ पापा की ऐसी हालत देखकर मोनिका की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने उन्हें वहां से उठाया और अपने साथ घर लेकर आई। बेटी का घर देखते ही आज मोनिका के मम्मी पापा की आंखें झलक आई। मोनिका उन्हें पूरे सम्मान से घर लाई, नए कपड़े दिलाए। पूछने पर पता चला कि उसके भाई ने सिद्धि विनायक लाल बाग के राजा के दर्शन कराने के नाम पर अपने साथ उन्हें लेकर मुंबई आया और उन्हें स्टेशन पर छोड़कर चला गया। तब से पिछले 3 सालों से अपना पेट भरने के लिए वो भीख मांगने का सहारा ले रहे थे। मोनिका को देखकर उनकी हिम्मत इसलिए उसके साथ आने के लिए नहीं हो रही थी कि उन्हें डर था कि कहीं वो भी उन्हें धक्के देकर ना निकाल दे, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया, अच्छा खाना, अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, जो कुछ उसने मांगा सब कुछ दिया, तब वो उनका नहीं हुआ तो बेटियां उनकी कहाँ से अपनी होंगी, क्योंकि उन्होंने तो खुद उन्हें घर से धक्के देकर निकाल दिया था। उन्हें पुरानी सब बातें याद आ रही थी कि वो कैसे मोनिका के साथ व्यवहार करते थे, लेकिन आज उसी मोनिका ने उनको अपने घर में पूरे सम्मान के साथ रखा था। मोनिका अब जब भी काम से मौका मिलता अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाती, खाना खाती। 1 महीना बीत गया तब उसके पापा ने कहा, मोनिका एक बात पूछूं? हाँ पापा पूछिए ना, ज्योति कैसी है और कहाँ रहती है? मोनिका इतना सुनते ही अपने पापा को देखने लगी। मोनिका को ऐसे देखते देखकर उसके पापा ने कहा, तुमको नहीं बताना तो मत बताओ, लेकिन अच्छा लगता सुनकर कि उसने भी तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे काम किए हैं। लेकिन हर कोई अच्छा काम ही करे, ये कोई ज़रूरी नहीं पापा। ज्योति कनाडा में है, उसके 2 बेटे हैं और आज मेरी सफलता, परिवार, पैसा, समाज में पद प्रतिष्ठा सब कुछ ज्योति की ही देन है। वरना मैं तो अपना आत्मविश्वास खो चुकी थी। वो उम्र में भले मुझसे छोटी है, दुनिया की नज़रों में मेरी छोटी बहन है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी सब कुछ है। शादी के मंडप से निकलने के बाद मुझे मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म लगने लगी थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा, लेकिन ज्योति ने सब कुछ संभाल लिया। खुद भी खड़ी हुई और मुझे भी चलना सिखाया। दरवाजे पर बेल बजी। दरवाज़ा खुला तो देखा ज्योति, कार्तिक और उनके साथ उसके दोनों बेटे भी थे। कार्तिक को देखते ही मोनिका के पापा की आंखें तन गई। ज्योति ने बढ़कर पैर छुए तो उसके पापा ने अपने पैर पीछे खींच लिए और कहा, मैं तुमसे अपने पैर नहीं छुआ सकता, क्योंकि तुमने हमारे परिवार और कुल दोनों का नाम खराब कर दिया कार्तिक से शादी करके। ज्योति ने हंसते हुए कहा, पापा मैंने कार्तिक से शादी नहीं की है। ये तो मेरा कल भी दोस्त था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मैंने कबीर से शादी की है। उन्हें छुट्टी ना मिलने के कारण वो हमारे साथ इंडिया नहीं आ पाए। लेकिन आप कार्तिक को गलत समझ रहे हैं। इंसान जाति से अच्छा बुरा नहीं होता, बल्कि वो तो अपने व्यवहार से अच्छा बुरा होता है। पापा अगर इस अनजान शहर में कार्तिक ना होता तो हम भी कहीं फुटपाथ पर रहते या दर दर की ठोकरें खाते। आपको तो कार्तिक का एहसानमंद होना चाहिए, जिसने इस अनजान शहर में आपकी बेटियों का साथ दिया, रहने के लिए छत दिलाई। कार्तिक को देखते हुए कब से चुपचाप बैठी नीलिमा जी ने कहा, तू बिल्कुल सही कह रही है ज्योति, ये तो सच में हीरा है। मोनिका ने मुझे सब कुछ कार्तिक के बारे में बताया कि कैसे कैसे कार्तिक ने तुम सबकी मदद की। कार्तिक बहुत अच्छा इंसान है। भगवान हर किसी को ऐसा बेटा और दोस्त दे, लेकिन प्रदीप जी को तो आज भी कार्तिक में खोट और मतलब से किया गया एहसान ही नजर आ रहा था। वो वहां से उठकर अपने कमरे में चले गए। कार्तिक ने घर का माहौल देखकर कहा, ज्योति अब तो सबसे मिलजुल कर बातें कर, मैं अब चलता हूँ। मोनिका बोली, कार्तिक पापा के व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी कार्तिक। अरे कैसी बातें कर रही है दीदी,
भला बड़ों की बातों का क्या बुरा मानना, कहकर कार्तिक वहां से चला गया। एक सप्ताह तक सब साथ मिलकर बातचीत करते खुश थे। एक दिन दोपहर को सुबह सुबह 9 बजे दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो कार्तिक वहां खड़ा था, जिसे देखते ही प्रदीप जी वहां से उठकर जाने लगे। तो कबीर ने कहा, पापा जी प्रणाम, मुझसे बिना मिले बिना अपना नाश्ता खत्म किए ही आप कमरे में जा रहे हैं। अरे आप कब आए, आइए ना अंदर आइए। कार्तिक बाहर से ही जाने लगा। तब कबीर ने कार्तिक का हाथ पकड़ा और कमरे के अंदर लेता हुआ आया, जिसे देखते ही प्रदीप जी ने व्यंग्य करते हुए कहा, बेटा लगता है ज्योति की तरह तुमको भी शायद पता नहीं कि दोस्ती कैसे लोगों से करनी चाहिए। कुछ लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पापा मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि आपकी बेटी को कुछ पता हो या ना हो, लेकिन अपने जीवन में उसने कार्तिक जैसा दोस्त पाया जो हर किसी के नसीब में नहीं होता, जिसने ना सिर्फ मन और धन से बल्कि तन से भी ज्योति के साथ अपनी सच्ची दोस्ती निभाई है। तन से क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपकी बात। मेरा मतलब पापा, किसने बिना आगे पीछे अपना भला सोचे बगैर अपनी एक किडनी निकालकर ज्योति को दे दी, और अब दोनों के पास एक एक किडनी है। कार्तिक ने अगर ज्योति को अपनी किडनी ना दी होती तो शायद आज ज्योति हमारे बीच ना रहती। प्रदीप जी अवाक होकर कार्तिक को देखते रह गए। उन्हें अब अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उनकी आंखें नम थी, मन आत्मग्लानि से भर चुका था। प्रदीप जी ने आगे बढ़कर कार्तिक को गले लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। तभी मोनिका के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसमें किसी गुमशुदगी के बारे में लिखा था। उसने मोबाइल खोला तो देखा कि यह प्रचार तो उसके मम्मी पापा के बारे में छापा गया है, जिसमें उसके भाई ने गुमशुदगी का इश्तहार दिया था। मोनिका ने सबको ये बात बताई। पता करने पर पता चला कि ये इश्तिहार हर सोशल साइट्स और न्यूज में आ रहा है। एड को देखते प्रदीप जी के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो कुछ बोलते इससे पहले ही दरवाजे पर पुलिस के साथ उनका बेटा खड़ा था। इतने सालों बाद अपने भाई सुनील को देखकर मोनिका और ज्योति दोनों ही आश्चर्य में पड़ गई। प्रदीप जी को देखते ही सुनील ने कहा, ये क्या पापा, आप यहाँ मजे में नाश्ते और चाय का मजा ले रहे हैं और मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। अरे इतनी भी क्या नाराजगी, चलिए अब आप मेरे साथ चलिए। मोनिका और ज्योति सुनील को देखकर जहाँ भावुक हो रही थी, तो वहीं सुनील उन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहा था, जैसे वो उन लोगों को जानता ही ना हो। लेकिन आज प्रदीप जी और नीलिमा जी को अपने बेटे को अपने सामने देखते ही पुराने सारे घाव हरे हो गए। चल से छुपाती अपने जले के निशानों को देखकर नीलम जी का दर्द हरा हो गया। माँ तुम ही बोलो, पापा को ऐसे कोई गुस्सा करता है क्या? वो तो उस दिन मैंने बस थोड़ी शराब ज्यादा पी रखी थी, इसलिए पापा को बोल गया, वरना तो मैं आप दोनों के बिना रह ही नहीं सकता। अब आप चलो मेरे साथ। लेकिन आज नीलिमा जी ने दो टूक में कहा, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे लिए उस दिन ही मर गई थी जिस दिन तुमने मुझे मारा था और हमें स्टेशन पर छोड़कर चले गए थे। पापा ये माँ कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? बेटा ये बहकी हुई बातें नहीं बल्कि सत्य है। हम दोनों तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहे। ठीक है मत आइए मेरे साथ। तो लीजिए इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए ताकि मैं अपनी जिंदगी सुकून से काट सकूं। की बात सुनकर ज्योति गुस्से में चिल्लाकर बोली, अच्छा तो आपको माँ पापा की चिंता नहीं बल्कि इन पेपर पर साइन कराना था। ज्योति अच्छा हुआ तू बीच में मत बोल। तुझे कब से माँ पापा की चिंता होने लगी? इतनी चिंता होती तो तू शादी के मंडप से नहीं भागती। इतनी बदनामी कराई तुम दोनों ने। तुम दोनों की वजह से हमारा समाज में उठना बैठना बंद हो गया। लोग घर आकर चार बातें सुनाकर जाते थे। पापा आप इनकी बातों में आ रहे हो, भूल गए इनके दिए गए सामाजिक अपमान को? आप तो पहले ये पेपर लो और साइन करो। प्रदीप जी ने पेपर लिए, देखा तो जमीन के कागजात थे, जिनकी कीमत अब करोड़ों में हो चुकी थी। प्रदीप जी ने हाथ में पेपर लिए और उसके चार टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दिए। प्रदीप जी को पेपर फाड़कर फेंकते देखकर सुनील ने गुस्से से उनका कॉलर पकड़ लिया और जैसे ही उनको मारने के लिए हाथ उठाया, पीछे से ज्योति ने हाथ पकड़ लिया और कहा, खबरदार अगर पापा को छुआ भी तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बड़े भाई हो। सुनील बोला, अच्छा अब समझा मैं तुम लोगों की चालाकी। तुम दोनों को भी इस प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। तुम दोनों चुपचाप जमीन अपने नाम कराकर दोनों आपस में बांटना चाहती हो। प्रदीप जी ने आज पहली बार एक के बाद एक जोरदार कई थप्पड़ घुमाकर सुनील को दे मारे। सुनील ने अपने दोनों गाल पकड़कर प्रदीप जी को एकटक देखने लगा, जिसे देखकर प्रदीप जी ने कहा, ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले ही तुम्हें मारने चाहिए थे, लेकिन अफसोस बेटे के प्यार में मैं अंधा हो चुका था। लेकिन अब वापस वो गलती नहीं होगी। तुम्हें मैं अपने बुढ़ापे की लाठी समझकर पालता पोषता रहा, लेकिन मुझे लगता था कि तुम बुढ़ापे में हमारी सेवा करोगे। लेकिन अफसोस, सेवा तो दूर की बात है, तुमने तो हमें घर से निकालकर अनजान शहर के प्लेटफॉर्म पर लाकर छोड़ दिया।
कभी हमें तुम्हारे पास सूखी रोटी नसीब नहीं हुई। बेटे के चक्कर में हमने जन्म से ही तुम दोनों में बेटे बेटी का फर्क किया। इन दोनों को हर चीज़ तुम्हारी छोड़ी हुई दी। इतने से भी मेरा पेट नहीं भरा तो मैंने इन दोनों की शादी ऐसे लोगों से करके हटाने की कोशिश की जिससे मुझे पैसे भी मिले और इन दोनों की शादी भी हो जाए। जिनको मैंने सड़क पर फेंक दिया था उन बेटियों ने मुझे सड़क से उठाकर अपने घर में से सम्मान जगह दी। इन दोनों ने मेरी कोई बदनामी नहीं कराई बल्कि मैंने खुद की बेइज्जती खुद की। इन दोनों ने तो मेरा नाम रोशन कर दिया और जिसे मैंने सब कुछ दिया उसने हमें दो वक्त की रोटी भी नहीं दी। हरदम तुम्हारी पत्नी हमें अपमानित करती थी लेकिन तुमने कभी उसको रोका नहीं। माँ घर में नौकरानियों की तरह काम करती रही और वो शॉपिंग करने में ही व्यस्त रहती थी। उस घर में हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि हम अपने घर और परिवार के साथ रहते हैं। हर चीज छूने से डरते रहते थे लेकिन आज अपनी बेटियों के पास आकर पता चला कि परिवार क्या होता है, माता पिता का सम्मान क्या होता है। जिन बेटियों के हिस्से की रोटी और टॉफी भी मैंने तुम्हें खिलाई आज वही बेटियां मुझे अपनी कमाई से रोटी खिला रही हैं। उन्हें जमीन और पैसों का लालच नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद के दम पर पैसा और पहचान दोनों बना लिए। तुम अपने लालच को इनके साथ मत जोड़कर देखो। हमें तुम्हारे साथ नहीं जाना, तुम जा सकते हो यहाँ से क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन तुमने हमें इस शहर में लाकर अकेला छोड़ दिया था। फिर प्रदीप जी ने ज्योति और मोनिका की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ कर दो दोनों, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। पिता होकर भी मैंने कभी तुम्हारे लिए पिता होने की भूमिका नहीं निभाई। हरदम तुम्हें बोझ समझकर बस उतारने और अपनी जिंदगी से हटाने की कोशिश की। ज्योति, तुमने बिल्कुल सही कहा था, एक दिन मेरे ही बुरे कर्म मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और आज वो दिन आ गया। मैंने और तुम्हारी माँ ने 3 साल भीख मांगकर अपने बुरे कर्मों की सजा ही भुगती। नहीं पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम वो सब कुछ भूल चुके हैं, आप भी भूल जाओ। वो कहते हैं ना कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर हम उस दौर से ना गुजरते तो शायद आज अपने पैरों पर खड़े ना होते। शायद तू सही कह रही है बिटिया, लेकिन मैं तो माँ होकर भी गंधारी बनी आंखों पर पुत्र मोह की पट्टी बांध रखी थी। माँ के लिए तो सब बच्चे समान होते हैं, फिर चाहे वो बेटा हो या बेटिया, क्योंकि माँ तो दोनों के ही 9 महीने अपनी कोख में रखती है और प्रसव में एक समान ही दर्द होता है। उसके बावजूद भी मैंने माँ होने का फर्ज नहीं निभाया। तुम्हारी शादी किसी से भी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती थी, बिना सोचे समझे कि अगर ससुराल अच्छी नहीं मिली तो मेरी बेटियों का क्या होगा। मैं तो अब ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान हर घर में तुम जैसी बेटियां दे जिससे परिवार और माँ बाप का नाम पूरे समाज में हो। माँ, बस हो गया। जो बात बीत गई वो बीत गई। अब आप दोनों उस बात का पछतावा करना छोड़ दो। हमारे लिए तो बस इतना ही काफी है कि हमें हमारे माँ पापा वापस मिल गए।